शब्द का मतलब ये होता है कि यूनिटी और यूनियन। यहाँ पे व्यक्तिगत चेतना का सार्वभौमिक चेतना के साथ जो मिलन होता है, जो वननेस होता है, उसको योगा कहते हैं। साइंटिफिकली इसका मतलब होता है कि मानसिक स्तर, शारीरिक और भावनात्मक स्तर में जो संतुलन मेंटेन होता है वही योग होता है। योग शुरू होता है शारीरिक स्तर से, फिर वह अपने मानसिक और भावनात्मक स्तर में एक संतुलन पैदा करता है। साथ ही साथ बहुत सारे एलिमेंट्स को, बहुत सारे रोग और व्याधियों को क्योर करता है। अगर हमें एक सुस्त, सुंदर और शांतपूर्ण जीवन जीना है तो इसके लिए हमें योग को अपनाना पड़ेगा। नमस्कार, फिर से स्वागत करती हूँ सुमी कायाकल्पम में। आज मैं आप लोगों के साथ योग के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स शेयर करूँगी, जैसे कि योग करने से पहले क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखना है, कौन से नियम फॉलो करना है और योगा करते समय आपको कैसे करना है, कौन से पॉइंट्स को फॉलो करते हुए, नियम को फॉलो करते हुए योगा करना है, सो दैट आपको योगा का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मूल मंत्र है, उसके पास आप पहुंच सके और एक सुंदर स्वस्थ जीवन जी सके। दोस्तों, एक बहुत ही दुख की बात है कि आजकल सब समझ रहे हैं कि योग प्रैक्टिस, योगासन प्रैक्टिस एक फिजिकल प्रैक्टिस है। समहाउ इट इज़ करेक्ट, कुछ हद तक यह सही है, मगर योग शब्द जो है, जो धातु है, उसका मतलब है जुड़ना। यहाँ पे शरीर को भावना के साथ और भावना को बुद्धि के साथ जुड़ना है, और जो भावना है, जो बुद्धि है, उसका शुद्धिकरण जरूरी है। तो योगा आसन का प्रैक्टिस का जो मूल मंत्र था, मेन ऑब्जेक्टिव वही था कि चित्त वृत्ति निरोध, अतः योग अनुशासन नियम। चित्त के जो विकार हैं, जो मॉडिफिकेशन से, जो वृत्तियाँ हैं, उसको योग के माध्यम से कैसे हम प्यूरिफाई करें, इसके लिए पुराने ज़माने में, पुराने भारत में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, इसका आविष्कार किया गया था। एंड हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि हम भारत में जन्म लिए हैं और ये टेक्निक को आज तक लेके आ रहे हैं। लोग इसको फिज़िकल एक्सरसाइज समझ रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जिसमें कि योग के बारे में बहुत सारे लोग बहुत से ज्ञान दे रहे हैं। आजकल बहुत सारे योगा स्पिरिचुअल गुरु भी हो गए हैं जो कि ये योग के मूल प्रैक्टिस को, इसके जो मूल प्रैक्टिस को मॉडिफाई करके अपने तरीके से मॉडर्नाइज करके इसको पेश कर रहे हैं। मगर उसका जो पहला मूल मंत्र था चित्त वृत्ति निरोधो, वो जो प्रैक्टिस के साथ नहीं हो रहा है। जब हम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साथ और कुछ अदर डांस के साथ, कंटेम्प्रेरी डांस के साथ करते हैं, उसके साथ हमारे विकार और चित्त के जो ब्रीथेज है वो कम होने के बजाय और भी बढ़ रहे हैं। आई होप आप ये समझ पाएंगे। जब म्यूज़िक के साथ करेंगे और एक शांत वातावरण में आप करेंगे, आपको इसका फ़र्क समझ में आएगा। सो आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ कि ये जो स्पिरिचुअल गुरु हैं और या यूट्यूब चैनल से या फिर टीवी में जो योग दिखाते हैं, उनके वजह से आज भारत के हर घर में हर कोई योग के विषय में जानता है। मगर मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि जो मूल मंत्र था, जो मेन ऑब्जेक्टिव था योग का, उसको आप समझ सके और उसको जान सके। जो नियम है उसको फॉलो करके हम योगासन को अभ्यास करके एक सुस्त, सुंदर और शांतपूर्ण जीवन जी सके और अपने विकारों को, जीवन से विकार को दूर कर सके, जो चित्त वृत्ति निरोध को दूर कर सके। सो एंशिएंट टाइम पे, पुराने ज़माने में योग को इसलिए करते थे कि एक सुंदर जीवन जी पाएँ और मोक्ष को प्राप्त हो पाएँ। मोक्ष प्राप्त करना इतना सहज नहीं है, तभी सांसारिक जीवन में रहते हुए कैसे हम इस योग को अपने जीवन में उतार सके और एक शांत और सुस्त जीवन जी सके, इसके लिए अष्टांग योग का इंट्रोड्यूस किया गया था। अष्टांग योग में 8 लिम्स है, जो कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। सो फ्रेंड्स, यम, नियम, इसके बाद ही एक आदमी, एक व्यक्ति आसन करने के लिए योग्य होता है।
आसन करने के बाद उसको प्राणायाम के लिए योग्य बताया जाता है। प्राणायाम के बाद प्रत्याहार धारणा, उसके बाद आप तैयार होते हैं मेडिटेशन के लिए। आजकल हर कोई मेडिटेशन कर रहा है, हर कोई योगासन कर रहा है, और किसी को मालूम भी नहीं है यम नियम क्या है। जो लोग यम नियम के बारे में नहीं जानते हैं वही बोलते हैं कि योगा आसन प्रैक्टिस इज़ ए फिजिकल एक्सरसाइज। एक्चुअली दैट नॉट करेक्ट। सो आज मैं आपके साथ वही यम नियम के बारे में और कुछ अदर पॉइंट्स है जिसके बारे में चर्चा करूँगी। तो पहले चलते हैं यम और नियम के बारे में जानने के लिए। फ्रेंड्स, जैसे हम लोग 10th क्लास में जाने के लिए हम लोग को पहली कक्षा से 9वीं कक्षा तक एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसके बाद ही हम 10वीं क्लास में जा सकते हैं। ठीक उसी तरह आप यम नियम में मास्टरी हासिल करने के बाद ही आप योगासन करने के लिए योग्य बनते हैं। सो चलिए जानते हैं ये यम और नियम क्या है। यम के फिर 5 सेगमेंट्स हैं जो कि सत्य, अहिंसा, अस्थेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। सत्य मीन्स ट्रूथफुलनेस। आपको जीवन में सत्य को ग्रहण करना है, बोलने में, कार्य में, सब में सत्यता, ट्रूथफुलनेस को लाना है। नेक्स्ट पॉइंट यम का है सत्य, अहिंसा, नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस, आपको किसी भी प्राणी या मनुष्य के प्रति वायलेंस नहीं दिखाना है। चिंता में, कार्य में या भावनात्मक स्तर में कहीं भी आपका नॉन वायलेंस नहीं रहना है। इसको आपको अभ्यास करना पड़ेगा। उसके बाद यम का तीसरा पॉइंट है अस्थेय। अस्थेय मीन्स नॉन स्टीलिंग। जो आपका है वही है आपका। दूसरों के चीज़ के प्रति जो लोभ होता है, जो स्टीलिंगनेस होता है, इसको पाने का, प्राप्ति करने का जो क्रेविंगनेस होता है वो रहना नहीं चाहिए। नॉन स्टीलिंग, जो आपका है, जो आपका प्राप्य है, उसी में खुश रहना है आपको। देन नेक्स्ट पॉइंट, 4th पॉइंट ऑफ यम इज अपरिग्रह, दैट इज़ नॉन पॉजिटिवनेस। अगेन क्रेविंगनेस, ये मेरा है, ये मुझे बिलोंग्स करता है, ये सब जो मेरा मेरा मेरा, ये आपको छोड़ना है। अपरिग्रह को आपको फॉलो करना है। देन आता है ब्रह्मचर्य, द लास्ट पॉइंट ऑफ यम। ब्रह्मचर्य, आप गृहस्थ है या फिर इंडिविजुअल है, हर जगह आपको ब्रह्मचर्य का मेंटेन करना है। वो जो सिलेबस को मेंटेन करते हुए ही आप योग बन पाएंगे योगा आसन करने के लिए। यम के बाद आता है नियम। यम तो गया सोशल कोड ऑफ कंडक्ट, नियम होता है सेल्फ कोड ऑफ कंडक्ट। नियम में फिर 5 सेगमेंट होते हैं, जैसे शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वरम प्रणिधान। शौच मतलब एक्सटर्नल बॉडी का क्लीनलीनेस, जो पर्सनल हाइजीनिक को मेंटेन करना पड़ता है। इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल बॉडी को आपको साफ रखना पड़ता है। इसके साथ आपका डाइट भी आता है, क्या खाना है, कैसे खाना है, एक सात्विक आहार ग्रहण करना है। इंटरनल ऑर्गन्स को ठीक ठाक रखने के लिए आपको षटकर्म का फॉलो करना पड़ता है। षटकर्म जैसे नेति, धोती, बस्ती, नौली, त्राटक, कपालभाति, ये सब करके इंटरनल ऑर्गन का शौच भी आप कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं, साफ रख सकते हैं। शौच के बाद आता है संतोष। संतोष मीन्स कंटेनमेंट, जो है उसमें खुश रहना, उसमें आपको सेटिस्फाई रहना। ये भी एक क्वालिटी होता है। ये भी भावनात्मक स्तर, मानसिक स्तर में आपको लाना पड़ेगा। देन तब संतोष के बाद आता है तपश। और तपह जो कि सेल्फ डिसिप्लिन है। लाइफ में एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। कौन से समय में आपको सोना है, उठना है, क्या खाना है, कितना बात करना है, किससे बात करना है, किस तरीके का बात करना है। तो ये 2 पॉइंट में आपका पूरा लाइफ, जो आपका पर्सनालिटी है, वो एनहांस होके आता है। यम नियम को अगर आप फॉलो करते हैं, और यम नियम के बाद ही आप आसन कर सकते हैं। देखिए, यम नियम में इतने पॉइंट्स हैं जिसको फॉलो करते करते आपको बहुत टाइम लग जाएंगे। और जो लोग इसके बारे में नहीं जानते वो बोलते हैं ये तो फिजिकल एक्सरसाइज है, कोई भी आसन कर लो, पोस्चर कर लो, कहीं भी कर लो, फ्लेक्सिबिलिटी ले आओ। बट आपको ये फॉलो करना है यम नियम आज से। तो नियम के देन हम लोग चलते हैं 4th पॉइंट, दैट इज स्वाध्याय, सेल्फ रियलाइजेशन, और वी कैन से सेल्फ रिफ्लेक्शन। आपको जानना पड़ेगा कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, आप अपने आप को कैसे और डेवलप कर सकते हैं, आपके पास
क्या विकारज है, आपके क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, इसको आपको जानना पड़ेगा। जब तक आप खुद को नहीं जानते हैं तब तक आप खुद के ऊपर ये योगासन का एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, जो कि शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर में आपको पॉलिश करता है। देन नियम का लास्ट पॉइंट है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान के बारे में बहुत लोगों का एक रॉन्ग थॉट है। लोग समझते हैं कि कुछ भी मंदिर में जाओ, किसी भी देव देवता या मूर्ति के आगे बैठ के कुछ मंत्र जाप कर दो, होम यज्ञ कर लो, मंदिर में जाके घंटी बजा लो, व्रत रख लो, उपवास रख लो। ये एक्चुअली ईश्वर प्रणिधान नहीं है। ईश्वर प्रणिधान का मतलब सरेंडर, आपका जो सेल्फलेस वर्क है, जो कार्य आप करते हैं विदाउट एनी expectation, that is actual Ishwara Pranidhana. You are surrendering yourself and you are leaving all your ego-iness, आपका जो अहंकार है उसको आप सरेंडर करके सेल्फलेस वर्क करते हैं, वही होता है ईश्वर प्रणिधान। तो फ्रेंड्स, ये था यम और नियम के बारे में। आप यम नियम को जब तक फॉलो नहीं कर रहे हैं, जब तक अपने जीवन में उतार नहीं रहे हैं, तब तक आप आसन करने के लिए योग्य नहीं है। आज पर द योग सूत्र, आज पर और एंशिएंट टेक्नोलॉजी, जिसको कि पुराने भारत में लोग इसको फॉलो करते थे और एक अच्छा जिंदगी लाइफ जीते थे। तो मैं सोचती हूँ, आई होप कि आज से आप लोग इसको याद रखेंगे और यम नियम के साथ की योगासन को करेंगे। सो उसके बाद कुछ और पॉइंट्स है जिसको मैं आज डिस्कशन करूँगी। योगासन करते समय आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट हम लोग डिस्कशन करेंगे, दैट इज़ ब्रीदिंग। सांस प्रश्वास का क्रिया कैसे होना चाहिए और कैसे करना चाहिए। सो याद रखिए फ्रेंड्स, जब आप योगासन कर रहे हैं तो अपने नाक के द्वारा ही सांस प्रश्वास का क्रिया करें। मुंह से ना सांस लेना है ना छोड़ना है। जो नॉस्ट्रिल में, नाक में जो होते हैं छोटे छोटे टाइनी हेयर्स, दैट विल हेल्प्स टू फिल्टर आउट द एयर एंड अपने शरीर को, लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं बैक्टीरिया से। सो योगासन करते समय ब्रीदिंग आपको नाक से ही लेना है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जाएंगे, दैट इज सेकंड पॉइंट इज अवेयरनेस। आपको पूरा सजगता के साथ, चेतना के साथ करना है। ऐसा नहीं है कि आज मुझे ये आसन करना है, चलो शुरू कर लेते हैं, कभी मन हुआ कर लिए। पूरा अवेयर रहना है कि आज मुझे प्रैक्टिस करना है, करने से पहले ये नियम पालन करना है, क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रहे हैं, इसका पूरा ध्यान रहना चाहिए। अवेयरनेस के साथ करने से क्या होता है कि मन और शरीर और भावना में एक संतुलन मेंटेन होता है। फिजिकल एक्सरसाइज में ये नहीं होता है। और जब आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या कुछ रोमांटिक सॉन्ग या फिर कुछ कॉन्टेम्प्रेरी डांस के साथ इसको करते हैं, देयर इज़ नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द बॉडी, माइंड एंड योर थॉट्स। सो यू हैव टू डू विथ ए फुल अवेयरनेस वे योर ब्रीदिंग पैटर्न, आपका जो श्वास प्रश्वास का क्रिया है और शरीर का मूवमेंट है, उसके साथ पूरा सजगता के साथ, चेतना के साथ, अवेयरनेस के साथ करना है। थर्ड पॉइंट जाएंगे जिसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन। आपको आराम कब करना है। योगासन करते समय आपको अगर फैटिक लगे, टायर्ड लगे, तो इमीडिएटली शवासन में चले जाइए, या फिर अदर रिलैक्सेशन पोस्चर है जैसे मत्स्यक्रीड़ासन, मकरासन, आढ़वासन, इसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं। एवरी आसन के बाद आपको रिलैक्सेशन पोस्चर करना है, और पूरा जब आपका आसन प्रैक्टिस ख़त्म हो जाए तब रिलैक्सेशन पोस्चर आपको करना ही है। 10 मिनट, 15 मिनट, अब 20 मिनट, आज पर योर रिक्वायरमेंट आपको रिलैक्स होना ही है। योगासन कभी भी आपके शरीर और मन को स्ट्रेस देके या स्ट्रेन देके किया नहीं जाता है। तो रिलैक्सेशन को याद रखिएगा कब और कैसे करना है। देन फोर्थ पॉइंट इज सीक्वेंस। एक सीक्वेंस मेंटेन करना है। जैसे पहले षटकर्म करना है, सुबह उठ के कुंजल नेति कुछ भी षटकर्म करना है तो कर लीजिए। उसके बाद आसन अभ्यास कीजिए, उसके बाद प्राणायाम कीजिए, उसके बाद प्रत्याहार धारणा, उसके बाद ध्यान कीजिए। सो ये है सीक्वेंस। इसके साथ कुछ योगासन है, उसके बाद हम योगासन का एक सीक्वेंस रहता है। जैसे पहले हम स्ट्रेचिंग योगासन से कर सकते हैं, स्टैंडिंग पोस्चर्स, देन सूर्य नमस्कार, देन आप फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, ऐसे करते करते आप एडवांस पोस्चर को जा सकते हैं। एट द एंड आप शवासन में जा सकते हैं। तो सीक्वेंस मेंटेन करना मत भूलिए। फिफ्थ पॉइंट है इसका काउंटर पोज। काउंटर पोज बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। हम लोगों को काउंटर पोज करना पड़ता है। हम लोग ये योगासन अपने शरीर के साथ करते हैं। जब भी आप कोई मिडिल ग्रुप आसन या एडवांस पोस्चर करते हैं तब काउंटर पोज करना मत भूलिए। इसके द्वारा आपके जो ऑर्गन्स और सिस्टम है
वो ठीक ठाक रहेंगे, उसमें एक कोऑर्डिनेशन रहता है। एंड आप एक जिसको कि जैसे बैकवर्ड बेंडिंग किए हैं आप, तो उसके बाद आपको फॉरवर्ड बेंडिंग करना ही है। हेड स्टैंड किए हैं, उसके बाद आपको बालासन और आनंद बालासन में या फिर शशंकासन करना है। तो ये काउंटर पोज बहुत ज़रूरी है to maintain a coordination between the body, mind, organs and systems. नेक्स्ट पॉइंट आता है हम लोगों का टाइम ऑफ प्रैक्टिस, कौन से समय में हमको योगासन करना है। दिस इज़ ऑल्सो ए वेरी कॉमन पॉइंट एंड वेरी इसके बारे में बहुत क्वेरीज आता है। सो आपको सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में करना है। अभी ब्रह्म मुहूर्त कौन सा टाइम है? सूर्य उदय के 2 घंटे पहले और सूर्योदय के टाइम पे आपको करना है। क्यों करना है? क्योंकि तब वातावरण एकदम शांत रहता है, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ज़्यादा रहता है और आपका माइंड सोकर उठने के बाद एकदम फ्रेश रहता है। दैट मानती हूँ कि आपका मसल्स और जॉइंट्स थोड़ा स्टिफ रहता है, बट इट्स ए गुड टाइम टू प्रैक्टिस योगा। आफ्टर दिस प्रैक्टिस यू विल फील एनर्जेटिक एंड आपका पूरा दिन अच्छा जाता है एंड यू विल फील बहुत ही पॉजिटिव वे में, क्रिएटिव वे में आप काम कर सकते हैं। अगर आपको मॉर्निंग में टाइम नहीं हो रहा है तो आप यह प्रैक्टिस इवनिंग में कर सकते हैं, सूर्य अस्त के 2 घंटे समय में, तब भी आप कर सकते हैं, बट प्रिफरेबली प्रैक्टिस इट एट अर्ली मॉर्निंग, दैट इज़ गुड। नेक्स्ट पॉइंट हम जाएंगे, सुबह सुबह तो योगा करेंगे, उसके साथ ही कुछ और पॉइंट्स है। 7th नंबर पॉइंट, कौन सी जगह में करें, प्लेस ऑफ प्रैक्टिस। सो दिस इज़ ऑल्सो ए बिग पॉइंट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट। कोई भी खुले मैदान में कीजिए, गार्डन में कीजिए, छत के ऊपर कीजिए, बट जहाँ पे भी कोई गार्बेज ना हो, कोई फैक्ट्री ना हो जिसका स्मोक कि आप इनहेल करें, ऐसे जगह में मत कीजिए। खुले मैदान में, खुले हवा में, एंड जहाँ पे कि आपको अच्छे से अच्छे ऑक्सीजन मिल जाए, एयर मिल जाए, कीजिए। अगर ये सुविधा आपके साथ नहीं है तो घर के अंदर कीजिए। जिस कमरे में आप कर रहे हैं उस कमरे का खिड़की दरवाज़ा खुला होना चाहिए, वेंटिलेशन अच्छे तरह से होना चाहिए, और रूम के अंदर, कमरे के अंदर मिनिमम फर्नीचर रखिए, क्योंकि कभी कभी बैलेंसिंग पोस्चर या एडवांस पोस्चर करते वक्त इम्बैलेंस हो जाए तो आप गिरते हैं, कोई शार्प चीज़ में, धारदार चीज़ में अगर गिरेंगे तो आपको डैमेज हो सकता है। तो इसलिए रूम के अंदर मिनिमम फर्नीचर रखिए। सो दिस इज़ अबाउट प्लेस ऑफ प्रैक्टिस। नेक्स्ट पॉइंट हम जाएंगे 8 नंबर पॉइंट में, वो है ब्लैंकेट या मैट ज़रूरी है क्या? नहीं, यस, ब्लैंकेट और मैट के ऊपर ही करना है। इसके ये ब्लैंकेट और मैट के ऊपर जब आप करेंगे तो आपको अच्छे से स्मूथली यू कैन परफॉर्म द योगा आसना। एंड जितने एडवांस और मिडिल ग्रुप प्रैक्टिस है ये इजी से आप कर सकते हैं। इसके साथ ही ये ब्लैंकेट और मैट एक इंसुलेटर की तरह काम करता है अपने आपके शरीर और अर्थ के बीच में। डायरेक्ट अगर ज़मीन में आप कर रहे हैं तो एक तो डैमेज होने का चांसेस है, खरोच आने का चांसेस है। दूसरा जो एनर्जी है बॉडी में, हम लोग जब योगा आसन करते हैं पूरे शरीर में एक एनर्जी फ्लो होना शुरू होता है। दैट एनर्जी विल गोज टू अर्थ। हम लोगों को अर्थ में नहीं भेजना है उस एनर्जी को, उसको अपने अंदर ही रिस्टोर करना है और उसको बढ़ाना है। हमारे शरीर को जो एनर्जी को है, दिस ब्लैंकेट एंड मैट एक्ट लाइक ए इंसुलेटर एंड इट रिस्टोर द एनर्जी इनसाइड अस ओनली। नहीं तो कुछ भी क्लॉथ पहनिए, दैट शुड बी लूज, टाइट होना नहीं चाहिए। आज के ज़माने में हर कोई ट्रैक सूट पहनता है, टी शर्ट डालता है, आप डाल सकते हैं। और ईजी टू वियर, जो भी ईजी टू वियर हो और जो भी अच्छे से और ईजीली पहन सकते हैं, और जिसको पहन के आप मिडिल ग्रुप ऑफ आसनास और एडवांस पोस्चर्स और इन्वर्टेड पोस्चर जिसमें कि पैर ऊपर सर नीचे रहता है, वो सब परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो क्लॉथ आप पहन सकते हैं। आज जैसे ये साड़ी पहनी हूँ, इसको पहन के मैं कर नहीं सकती हूँ, कुछ प्राणायाम कर सकती हूँ, कुछ 1-2 आसन ही कर सकती हूँ। बाकी करने के लिए मुझे एक कंफर्टेबल क्लॉथ पहनना पड़ेगा जो कि कॉटन होने से ज़्यादा अच्छा है। एंड क्लॉथ के साथ इंडिया में बहुत ज्वेलरी भी पहनते हैं, जैसे मैं अभी पहनी हूँ फिंगर रिंग्स, बैंगल्स एंड ईयर रिंग्स। आप जितने मिनिमम मेटल पहन सकते हैं योगासन के समय, दैट इज़ गुड फॉर यू, बिकॉज मेटल जब हम पहनते हैं और टाइट फिटिंग ज्वेलरी लगाते हैं तो उसके वजह से जो एनर्जी फ्लो होता है बॉडी में, वो वहाँ पे आके इकट्ठा होता है। जब एक्सेसिव एनर्जी एक जगह में इकट्ठा होता है, दैट विल डैमेज द प्लेस। जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सेसिव हो गया तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, वैसे ही शरीर में अगर हम लोग टाइट मेटल पहन के योगासन कर रहे हैं तो दैट विल डैमेज आवर बॉडी एंड एनर्जी विल नॉट फ्लो थ्रू आउट द बॉडी। सो आई होप दिस इज़ क्लियर अबाउट द क्लॉथ्स और कपड़े क्या पहनने। उसके बाद जाता है और एक पॉइंट, बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि नहाने के बाद करें या नहाने से पहले, तो बैथिंग ऑल्सो एक पॉइंट टू रिमेंबर। बेटर
यू हैव टू गो फॉर योगासन प्रैक्टिस आफ्टर बाथिंग। नहाने के बाद कीजिए। मैं नियम में बात की थी, फर्स्ट पॉइंट नियम था शौच हो, तो एक्सटर्नल बॉडी क्लींजिंग इज नेसेसरी। सो नहाने के बाद ही योगासन कीजिए। उसमें एक सकारात्मक भावना आता है, एक पॉजिटिव वाइब आता है, और तो बॉडी में ओपन, स्किन का पोर्स भी ओपन हो जाता है, तो इससे अच्छा आता है। आप you are breathing through the nostril and your whole body is breathing that time, so better to go for yogasan practice after bathing। अगर आपको कंस्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो आप योगासन प्रैक्टिस से पहले थोड़ा गुनगुना पानी पी के उसको अभ्यास कर सकते हैं। सो दैट टाइम इट इज़ रिकमेंडेड। कुछ स्पेसिफिक योगा आसन हैं, जैसे ताड़ासन, त्रिजका ताड़ासन, कटी चक्रासन, त्रिजका कटी चक्रासन, इसके लिए मेरा एक वीडियो भी है। सो ये स्पेसिफिक आसन होते हैं स्पेसिफिक रीजन के लिए, तब आप गुनगुना पानी पी के ये सब योगासन कर सकते हैं। दैट टाइम इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू एम्प्टिंग योर बाउल। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट एम्प्टिंग द स्टोमक। आपका स्टोमक खाली होना चाहिए, पेट खाली होना चाहिए। पेट खाली करके करने से अच्छा होता है, क्योंकि अगर जब हम खाना खा के करते हैं तब हमारा इंटरनल ऑर्गन्स जो है, वो लीवर, पेट और अदर ऑर्गन्स आर ऑल्सो एक्टिवेटेड। वो लोग काम में बिजी रहते हैं। जब काम में बिजी रहते हैं, हम लोग उसको दूसरा काम देते हैं, ओवर बर्डन हो जाता है। तो खाली पेट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक साइकिल रास्ते में जा रहा है, आप एक डंडा लाके उसके स्पोक के अंदर डालते हैं, तो वो साइकिल का स्पोक भी टूटता है और डंडा भी टूट जाता है। एग्जैक्टली जब खाना खा के हम कुछ योगासन करते हैं, इट विल डैमेज द इंटरनल ऑर्गन। सो 2 घंटे 3 घंटे खाने के बाद योगासन करना है। योगासन करने के 1 घंटे बाद खाना खाना है। जब अगर पानी पीते हैं तो आधे घंटे पहले पीजिए योगासन के, एंड योगासन करने के आधे घंटे बाद पानी पीजिए। तो ये छोटा सा नियम है। और क्या खाना है, कैसे खाना है, दैट इज़ ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको सात्विक फूड लेना है। ये डाइट ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट। क्या खाना है योग करते समय। देखिए, पुराने भारत में तो ये जो अभी मैं बोली सत्य अहिंसा, अगर यमों को आप चले जाएं तो अहिंसा का पालन करते थे। सब लोग प्यार से रहते थे, नेचर के साथ रहते थे, और पेड़ पौधे जानवर सबको एक तरह से देखते थे। एक तरह से जो समानता थी, इक्विलिब्रियम था, वो जो सनातन धर्म को फॉलो कर रहे थे, आजकल वो नहीं है। सो आजकल लोग हर तरह के खाना खाते हैं। बेटर आप अगर योगासन प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप वेजिटेरियन हैं, शाकाहारी हैं, सात्विक फूड ले रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डाइट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, क्योंकि जो हम खाते हैं उसी तरह से हमारा शरीर और मन होता है। ये साइंटिफिकली प्रूव भी है। तो ये अहिंसा को भी फॉलो करता है। जब हम एक बकरी या मुर्गे को खाते हैं, कोई भी बकरी या मुर्गा हमारे पास खुशी खुशी आके नहीं बोलता है, या मछली खुशी खुशी नहीं आके बोलती है कि लो मेरा सर काट लो और खा लो। सो इसमें हिंसा है। जो हिंसा से आता है वो हमारे अंदर भी हिंसा का ही जन्म लेता है, हिंसा को ही इम्पोर्टेंस देता है। इसलिए शाकाहारी बनिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रेश फूड्स, फ्रेश जूस खाइए, जंक फूड अवॉइड कीजिए, कैंस जो जूस होता है मार्केट में मिलता है उसको अवॉइड कीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मत खाइए, फ्रेश फ्रूट्स खाइए, फ्रेश वेजिटेबल खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, 10 से 12 ग्लास पानी पीजिए, फ्रेश जूस लीजिए बिना शुगर के। सो डाइट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्प्राउट्स लीजिए, नॉन वेज को अवॉइड कीजिए। सात्विक और तामसिक और राजसिक फूड के जो 3 कैटेगरी है, उससे सात्विक फूड को ही अडॉप्ट करके योगासन कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जाएंगे। योगासन करते समय आपको स्ट्रेन नहीं लेना है। नो स्ट्रेनिंग व्हाइल प्रैक्टिसिंग योगा। देखिए, स्थिरम सुखम आसनम, ये एक सूत्र है योगा सूत्र का। जो भी पोस्चर आपको सुखद पूर्वक, स्थिर पूर्वक ज़्यादा समय तक आप परफॉर्म कर सकते हैं, उसको कीजिए। पूरे शरीर को एकदम आपको स्ट्रेन नहीं देना है। सपोज़ करते समय आपको फैटिक फील होता है, पेन फील होता है, तभी बंद कर दीजिए। विदाउट गिविंग स्ट्रेन आपको करना है, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मन और भावना पर पड़ता है और ये डैमेज भी कर सकता है। अगर पेन हो रहा है, स्ट्रेन हो रहा है, स्ट्रेन देकर आप कर रहे हैं, देयर मे बी चांसेस ऑफ डैमेज ऑफ योर ऑर्गन्स। सो स्थिरम सुखम आसनम याद रखिए। विदाउट स्ट्रेनिंग यू हैव टू प्रैक्टिस योगासनम। देन एज लिमिट। योग के लिए कोई भी एज नहीं है, कोई भी जेंडर का मतलब नहीं है। कोई भी एज में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको कोई भी एज में कोई भी इंसान अभ्यास कर सकता है। इनिशियली
पहले पहले थोड़ा सा स्टिफनेस होगा, बट ग्रेजुअली प्रैक्टिस करने के बाद आपके शरीर में एकदम फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी एंड यू विल बी मास्टर ऑफ एनी योगा आसना। देन कंट्रा इंडिकेशन आपको याद रखना पड़ेगा 16 नंबर। कंट्रा इंडिकेशन मीन्स कौन सा आसन आपको करना है और कौन सा नहीं करना है, ये भी याद रखना जरूरी है। बहुत सारे लोग इसको याद नहीं रखते हैं, बहुत से यूट्यूब वीडियो और किसी से सुन लिया कर लिए। आपको याद रखना है काउंटर पोज, जैसे कि आपको अल्सर है, पेप्टिक अल्सर है, हाइपरटेंशन है, ट्यूबरकुलोसिस है, या फिर जैसे एपिलेप्सी है, एनी अदर क्रॉनिक डिजीज़ है, मेजर सर्जरी से आप आए हैं, उस समय आपको कौन सा आसन करना है, कौन सा नहीं करना है, ये जानना ज़रूरी है। और तब अगर आप योगा आसन कर रहे हैं तो याद रखिए अपने योगा एक्सपर्ट से और डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ये सब प्रैक्टिस कीजिए। देन पॉइंट आता है टर्मिनेशन, कब आपको प्रैक्टिस बंद करना है, ये भी याद रखना ज़रूरी है। देखिए, जब आप योगा आसन कर रहे हैं, सपोज़ आपको ज़्यादा बहुत ज़ोर से पेन हो रहा है, आपका ब्रीथ फास्टर हो रहा है, यू आर फीलिंग अनईजी, आपको अनईजी लग रहा है, तो तब भी आपको योगा आसन प्रैक्टिस बंद करना है और इमीडिएटली आपको अपने योगा एक्सपर्ट से और डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके नेक्स्ट प्रैक्टिस करना है या नहीं करना है, डिसाइड करना है। सो यू हैव टू टर्मिनेट व्हेन यू फीलिंग अनईजी। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ ये शायद 18 नंबर पॉइंट है। 18 नंबर में इन्वर्टेड पोस्चर, ये भी बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि इन्वर्टेड पोस्चर मीन जिसमें सर आपका नीचे हो और पैर ऊपर हो, जैसे कि शीर्षासन एंड सर्वांगासन करना है कि नहीं करना है, कब करना है। तो जो लोग प्रेग्नेंट हैं किंबा और जो लोग प्रेग्नेंट है और तो जिन लोगों का हाइपर एसिडिटी है कि और तो वो पेप्टिक अल्सर है, या फिर जिन लोगों का मंथली साइकिल में ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, उन लोगों के सिवाय हर कोई कर सकता है। अगर आप क्रॉनिक डिजीज़ से बाहर आए हैं तो एक्सपर्ट से सलाह लीजिए, उसके बाद ही इन्वर्टेड पोस्चर कीजिए। बाकी इन्वर्टेड पोस्चर के लिए और कोई भी नियम नहीं है, कोई भी कर सकता है, किसी एज में मेल फीमेल कोई भी कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे लास्ट पॉइंट, जो है कि सन बाथिंग। सन बाथिंग के बाद, सूर्य स्नान के बाद आपको योगासन करना है कि नहीं। बहुत से लोग बाहर घूमते हैं, सूर्य सनलाइट से एक्सपोज होकर आके घर के अंदर कर लेते हैं, फिर उनका शरीर डिहाइड्रेटेड होता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, फैटिग होता है एंड वो लोग अपने आप ही बहुत सारे रोग को अपने अंदर वेलकम करते हैं। तो सन बाथिंग के बाद नो प्रैक्टिस, सन बाथिंग के बाद नो प्रैक्टिस। Go for relaxation if you feel comfortable. Follow the ब्रह्म मुहूर्त और इवनिंग प्रैक्टिस एंड ऑल अदर पॉइंट्स, जो भी पॉइंट्स में अभी डिस्कशन की उसको याद रखते हुए उसको फॉलो करते हुए योगा आसन अभ्यास कीजिए। सो दोस्तों, ये था योग के बारे में, जो पॉइंट्स यम अनियम के बारे में और कुछ पॉइंट्स जिसको फॉलो करते हुए आप योग के जो मूल ऑब्जेक्टिव है उसको प्राप्त कर सकते हैं। अपने चित्त वृत्ति को और चित्त के विकारों को दूर करते हुए एक सुंदर, सुस्त और शांतपूर्ण जीवन बिता सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सुमी कायाकल्पम को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपना पूरा ख्याल रखिए, हंसते रहिए। फिर से मिलूंगी। नमस्कार।